हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए, कक्षा आपकी 10 है। पुस्तक का नाम है क्षितिज बाग 2 और अध्याय संख्या की बात करें इस पुस्तक के 12 है, जिसके लेखक का नाम क्या है? यशपाल। अब यशपाल से संबंधित हम लोग बात करें तो हमने इनका जीवन परिचय, लखनवी अंदाज और व्यंग का सारांश, यानी लखनवी अंदाज व्यंग का सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत ही अच्छे ढंग से। और लखनवी अंदाज है व्यंग रूप से हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे इस व्यंग से संबंधित, लखनवी अंदाज से संबंधित अभ्यास प्रश्न। और एक और चीज दी हुई है आपके भाषा अध्ययन, जिसमें एक व्याकरण का टॉपिक है, छोटा सा क्रिया के भेद हमें बताना है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लखनवी अंदाज व्यंग से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न है पाठ्य पुस्तक वो पढ़ेंगे। साथ में एक व्याकरण का टॉपिक है, छोटा सा भाषा अध्ययन के रूप में। उनमें हमें केवल कुछ नहीं करना, प्रश्न दिए हुए हैं उनमें बस केवल हमें व्याकरण क्रिया बतानी है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो समझ में आ गया। जो लखनवी अंदाज लिखा गया है इसमें यशपाल जी ने कटाक्ष किया है सामंती वर्ग पर। और इन्होंने कहा है कि यह जो सफेदपोश व्यक्ति है यह केवल अपने नवाब ज्यादा जो होता है ना, एक रईसपना दिखाने का मतलब होता है, वह दिखा रहा है। वह उन खीरों को, जो खीरे होते हैं उनको काट करके उन पर जीरा नमक मिला करके, लाल मिर्च मिला करके, बुरक करके उसको खाने की बजाय सूंघा, नाक तक ओठ तक ले गया, सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक देता है। मुंह में जो पानी है उसे गिटक गया और ऐसे उसका पेट भर जाता है। डकार भी लेता है। ऐसा लगता है कि उसने कल्पना के द्वारा ही बिना खीरे खाए के पेट की तृप्ति कर ली हो। देख लो, ये दिख रहा है आप लोगों को, यह लखनवी अंदाज का ही है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक है आपकी क्षितिज बाग 2। तो अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे किससे संबंधित? लखनवी अंदाज से संबंधित। और यशपाल जी हमारे, आपसे पूछे लखनवी अंदाज के लेखक कौन है तो हमें पता होना चाहिए यशपाल जी। और ये है यशपाल जी की इनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। तो इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। लखनवी अंदाज जितने अभ्यास प्रश्न उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका लखनवी अंदाज से, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? यानी कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। सोचो एक बार कि लेखक को ऐसा कब लगा, कैसे लगा कि वह जो नवाब साहब है, सफेद पोश भद्र व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके तौलिए के ऊपर 2 खीरे ताजा ताजा रखे हुए, तो लेखक को कैसे महसूस हुआ कि वह उसे बातचीत नहीं करना चाहता? सोचो एक बार, फिर मैं उसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से फटाफट सोच लिया होगा। अब देखो मैं बताता हूं। जैसे ही लेखक पीछे वाले जो छोटा डिब्बा था उसे निर्जन समझ करके उसे दौड़ करके पकड़ता है, उसमें चढ़ता है, तो वह देखता है एक सफेद पोश नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। और जैसे ही लेखक देखता है उस बर्थ पर एक पालती मारे पहले से एक व्यक्ति बैठा हुआ है लखनवी अंदाज में, उसकी आंखों से ही लेखक ने मनसूबा बना लिया। लेखक को पता चल गया, क्योंकि लेखक तो कल्पना के द्वारा कविताएं कहानी लिखता था, तो उनकी आंखों से पता चल गया लेखक को कि इसको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसके मन में घृणा होगी, इसके मन में असंतोष बैठ गया कि ये कहाँ से आ गया विघन डालने के लिए मेरे खीरों के मध्य। मैंने सोचा कि अकेला सफर करूंगा और इन मैदों को, इन खीरों को खाऊंगा, जिससे मेरा सफर कट जाएगा। ठीक है, और पहले तो वह क्या हुआ, सफेद पोश व्यक्ति खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर उसके बाद में उस डिब्बे को देखता रहा, गौर फरमा रहा था। इससे लेखक को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति मेरे से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। ऐसे ही फिर लेखक ने किया, कनखियों से तिरछी तिरछी नजरों से उस सफेद पोश भद्र व्यक्ति को देखता रहा, लेकिन उससे बात करना नहीं चाहा। फिर अंत में जीत तो ऐसे लेखक की होती है। कैसे कि अंत में वह सफेद पोश व्यक्ति ही लेखक को संबोधित करता है खीरे खाने के लिए, लेकिन लेखक अपने आत्मसम्मान को रखने के लिए उसे शुक्रिया कह करके वह खाने के लिए मना कर देता है। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से पालती मारे बैठे थे।
लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा, अर्थात उनके मन में असंतोष छा गया। यानी कि जैसे ही लेखक को देखा, लेखक जैसे ही डिब्बे में चढ़ा तो नवाब साहब ने लेखक को देख लिया और उन्हें क्या हो गया, एक चिंता में व्यवधान पड़ गया। यानी कि एक उन्हें लेखक के उनके मन में, नवाब साहब के मन में एक असंतोष छा गया। लेखक ने उनकी आंखों से यह सब सोच लिया था। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वे अनजान बनकर खिड़की से बाहर देखते रहे। कौन? नवाब साहब। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भाव को देखकर लेखक को प्रतीत हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे ही लेखक दौड़ करके उस डब्बे को पकड़ा, निर्जन समझ कर कि उसमें कोई नहीं होगा, लेकिन उसमें देखा तो एक सफेद पोश लखनवी अंदाज में व्यक्ति बैठा हुआ है। और जैसे ही उस सफेद पोश व्यक्ति ने लेखक को देखा तो उसके मन में भी असंतोष हो गया कि ये कहाँ आ गया। मैंने सोचा अकेले चलेंगे इस डब्बे में, खीरे हैं मेरे साथ में, ये मेरे जैसे कि टाइम पास करने के लिए है, मैं इन्हें खा लूंगा। लेकिन उनके मन में असंतोष हो गया। यह सब लेखक उसकी आंखों से ही समझ गया था, क्योंकि लेखक अच्छी अच्छी कल्पना के द्वारा कविताएं, कहानी, रचनाएं लिखता था। लेकिन लेखक कब जाना कि वह मुझसे बातचीत नहीं करना चाहता? वह तब जाना जब पहले तो लेखक को बिना देखे, बिना बातचीत किए पहले तो खिड़की से बाहर देखता रहा बैठे, उसके बाद डिब्बे को गौर करता रहा। अरे नालायक, डिब्बे को क्या देख रहे? जब एक इंसान आ गया, दो व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें करो ना। तुम बाहर कभी बाहर देख तो बाहर देखो, देखने की चीजें प्राकृतिक दृश्य देखो, लेकिन डिब्बे को क्या, वही बात, अब दो व्यक्ति बैठे हुए डिब्बे को क्या देख रहे हो? जिससे लेखक को पता चल गया कि ये नालायक मुझसे बातचीत नहीं करना चाहता है। सेकंड पर्सन है आपके सामने। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से देखा, यानी यत्न होता है प्रयत्न, यत्न से देखा, यत्न से खीरा काटा, सॉरी, नवाब साहब ने बहुत ही प्रयत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरक कर अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करने का उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। यानी कि नवाब साहब ने बहुत ही प्रयत्न से पहले तो खीरों को साफ किया तौलिए से, फिर उसे धोया, पहले तो धोया, फिर साफ किया तौलिए से, फिर उसे छीला चाकू निकाल करके, फिर उसे आगे का सर काट, उसे गोंदा, झाग निकाला, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको फाँक काट के तौलिए पर बिछा कर रखा। रखने के बाद में उसमें जीरा मिला, नमक बुरका और लाल मिर्च बुरकी। फिर उसके बाद में भी उसने खाया नहीं, होठों तक ले गया, सूंघा, पानी आया, उसे इस प्रकार से गटका और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसे सभी फांकों को बाहर फेंक दिया। इससे क्या लगता है? इससे हमें यह लगता है, लेखक को यह लगा कि यह अपनी नवाबपनी दिखा रहा है, यह अपना लखनवी अंदाज दिखा रहा है, यह अपना रईसपना दिखा रहा है। हम कहते हैं ना, बड़ा रईस ज़्यादा बनता है, खीरे को खाया नहीं और नालायक ने बाहर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो उसका आंसर देख लीजिए आप लोग। नवाब साहब ऐसा इसलिए किया होगा, नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपने आप को एक खानदानी रईस बताकर अपना प्रभाव जमाना चाहता होगा लेखक के सामने। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के लिए नवाब साहब ने खीरे को काटकर उस पर नमक, जीरा और लाल मिर्च छिड़क कर खाने की सोची और फिर उन्हें खाने के लिए होठों तक ले गया और उसे सूंघा, फिर उन्हें बाहर फेंक दिया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वह अपना एक खानदानी रईस बताना चाहता था। यानी कि लेखक ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं खानदानी हूँ, हम नवाब हैं, हम खीरे को खाते नहीं हैं, केवल उसे सूंघते हैं। और घूंट आई मुंह में पानी की, उसे निगल लिया और इसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ऐसा ही ध्यान रखना, अपनी झूठी सांड बनाने के लिए, नवाबीपन दिखाने के लिए, रईस, खानदानी रईसपन दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हम तो यही कह सकते हैं, और तो क्या कह सकते हैं। एक बात बताओ, एक गरीब व्यक्ति जब खीरे खाने के लिए लिया है तो क्या आप लोग उसे क्या करोगे? उसे छीलोगे, इतनी मेहनत करोगे, छीलोगे, नमक मिर्च डालोगे, फांग
फाँक फाँक एक एक करके तौले बिछाओगे, फिर उसको मतलब कितनी मेहनत, मतलब कार्य करना तो पड़ता है ना, फिर खाने के लिए आपने लिया है, फिर उसे फेंकने के लिए लिया होता तो फिर लेना ही क्यों था आप लोगों को? ये तो किसी को काम भी नहीं है। ऐसे एक एक को आप फेंक रहे हो खिड़की से बाहर, या तो ना तो कोई जानवर खा सकता है उसे, ना कोई पशु खा सकता है उसे, ना तो आपने खाया, तो वह तो क्या होगा, खराब भी गया। तो यही से कहते हैं रईसपना। नेक्स्ट है आगे, नवाब साहब के अनुसार जीत उसके दिखावे की हुई, अतः इसी इरादे से उसने खीरे को फेंका। नवाब के इस स्वभाव से ऐसा लगता है कि वो बनावटी जिंदगी जीते हैं। यानी कि अब लेखक को पता चल गया ये नालायक है ना, बनावटी, अपना सामंती जो वर्ग है जिस पर कटाक्ष करता है, ये नालायक बनावटी शैली पर जी रहा है, यह दिखावेपन पर जी रहा है, यह वास्तविक जीवन नहीं जी रहा है। यह मुझे दिखाना चाहता है कि हम लोग रईस हैं, नवाबजादे, हम लोग खीरे खाते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। नंबर 3 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? भी बिल्कुल भी सहमत तो नहीं है। क्यों? जब कोई घटना ही नहीं होगी, कथानक को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? नहीं बढ़ाया जा सकता। बिना कथ्य के कहानी बिल्कुल भी नहीं लिखी जा। और ये 3 तो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं, घटना, पात्र और आपका विचार। यानी विचार नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगा, बिना पात्रों की आप कहानी कैसे लिख सकते हैं? तो इससे तो मैं तो बिल्कुल सहमत तो नहीं हूं, लेकिन वैसे लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन सहमत नहीं है। सहमत की बात हो रही है, आप कहां तक सहमत हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं कि विचार, घटना और पात्र ये कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, 3 प्रमुख कहानी के क्या है, एक उपकरण माने जा सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसा। और इन्हीं को तुम नहीं लोगे, इनमें से कोई सा भी नहीं लोगे, तो बिना इनके कहानी कैसे लिख सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा लेखक कहते हैं कि आप कहां तक सहमत हैं? तो हम तो बिल्कुल सहमत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहानी के 3 महत्वपूर्ण क्या है, एक घटक है, इसे हम कह सकते हैं। बिना विचार, बिना कल्पना के, बिना घटना, यदि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो आप कैसे कुछ लिखा जा सकता है? बिना पात्रों के, अरे बिना पात्रों के आप किसी भी शब्द को कैसे समझा पाओगे? नहीं समझा सकते। तो इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेखक का मानना है या हमारे मत के अनुसार विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। क्यों लिखी जा सकती है? क्योंकि कहानी लिखने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे बिना घटना के कहानी का कथानक आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं लेखक के इन विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। मैंने कहा ना, पूर्णतया सहमत नहीं, वैसे लिखी जा सकती है लेकिन पूर्णतया सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि घटना, विचार और पात्र ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं कहानी के। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। अतः हम कह सकते हैं कि लेखक का यह कथन नई कहानी के ऊपर एक क्या है, व्यंग है। ऊपर क्या है, व्यंग है। यानी कि ये कह सकते हैं नई कहानी का जो दौर चल रहा है 1954 ईस्वी से। नई कहानी का दौर कब से चला? 1954 ईस्वी से हम कह सकते हैं। ठीक है, नई कविता या नई कहानी। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि बिना घटना के कहानी नहीं लिख सकते, लेकिन यदि हम, जैसे लेखक ने कहा, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र घटना के रूप में, स्वतंत्र कहानी के रूप में भी, एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी इसे पढ़ सकते हैं। यानी कि इन्होंने केवल कटाक्ष किया, व्यंग के रूप में लिखा है। एक सफेद पोश जो भद्र व्यक्ति होता है उसको उसकी नवाबजादीपन दिखाने के लिए, एक नवाबीपन दिखाने के लिए उसको ऐसा लिख सकते हैं। ये लो भी, आपके अनुसार अब आप क्या सोच सकते हैं? आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? क्या क्या कह सकते हैं आप बताइए। अब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं लेखक, यानी कि अब आपके ऊपर कह रहे हैं कि आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? क्या क्या नाम दे सकते हैं आप इसे? बताइए जल्दी से। ये तो आपके लिए ही है। यानी आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कहीं, जो खीरे को खाए नहीं, यानी कि समोसा ले लिया, फेंका नहीं, कहता है कि इसमें तो स्मेल आ रही है, आलू बेकार है, ऐसा कुछ महसूस किया होगा। आलू अच्छे भी हैं तो भी फेंक दिया, यानी एक को खा लिया फिर दूसरे को फेंक दिया, ऐसा भी आपने देखा होगा। मैंने तो देखा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप बताइए, जो नालायक खीरे खाने के लिए लेता है फिर उसे खाता नहीं है, उसे छील करके सूंघ करके ही फेंक देता है, तो बताइए आप लोग इस निबंध को या इस व्यंग को क्या नाम देंगे? नवाबीपन, रहीसपन, रहीस ज्यादा, बहुत सारे नाम, झूठी शान कह सकते हैं हम लोग।
देख लो, इस निबंध या व्यंग का नाम क्या है? लखनवी अंदाज का नाम झूठी शान, भाई बात से झूठी शान भी रख सकते हैं, नवाबी शान ये भी रख सकते हैं, खानदान रईसपन ये भी कर सकते हैं, दिखावे की शान ये भी कह सकते हैं, आदि भी रखा जा सकता है। यानी कि इस निबंध के नाम बहुत सारे ऐसे रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, देखो भाषा अध्ययन, जैसे हम लोग अभ्यास प्रश्न अभ्यास कर लेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में से, फिर एक अलग से दिया भाषा अध्ययन, यानी कि भाषा के बारे में अध्ययन करना। और भाषा तुम्हें पता होता, बिना कोई भी भाषा बिना व्याकरण के पूरी कंप्लीट नहीं है। यानी कि जो शब्द होता है हमारा, एक विकारी अविकारी होता है, तो वह जो विकारी शब्द होता है, जो परिवर्तित होता है, वह 4 प्रकार का होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहाँ क्रिया से संबंधित एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिसका प्रश्न क्रमांक क्या है? 8 है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद लिखिए, यानी कि क्रिया वाक्यों में से क्रियापद छांटना है और क्रिया के भेद लिखना है। यानी कि जो क्रिया होती है ना, क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है बच्चों अकर्मक क्रिया। जैसे एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोदकर जहाग निकाला। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। जेब से चाकू निकाला। इनमें आप लोगों को क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, उनका भेद बताना है कि किसमें सकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा क्रिया के बारे में समझना होगा अच्छे से। तो पहले हम थोड़ा सा क्रिया के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनका आंसर देते हैं। अभी मैंने बताया क्रिया, ध्यान से समझना अच्छे से। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना या काम, या हम कार्य भी कह सकते हैं। ध्यान से समझना भी, आप लोगों को आंसर देना है इनके सभी के। करना, काम या कार्य। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। आप सभी को पता है परिभाषा, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है ना। जैसे मैं खेल रहा हूं तो यहाँ खेल क्रिया है। वैसे हम कहें तो क्रिया का मूल रूप, ध्यान से समझना भी, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। और किसी भी धातु में यदि मैं ना जोड़ देता हूं तो एक सामान्य क्रिया बन जाती है। ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्या बन जाती है? एक सामान्य क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? एक सामान्य क्रिया बन जाती है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या काम या कार्य होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। किसी भी धातु में ना जोड़ दे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खा पी कर सो जा, खा पी कर सो जा। अब मैंने कहा किसी भी धातु में ना जोड़ दें तो एक सामान्य क्रिया बन जाती है। खाना, पीना, करना, सोना, जाना बन गई। ये सभी क्या है? क्रिया है। लेकिन हमें क्या बताना है? क्रिया जो कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। क्रिया जो कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां यदि हम बात करें तो सकर्मक क्रिया की बात करें तो स एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? साथ या सहित। क्या होता है? साथ या सहित। स एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? साथ या सहित। कर्म आप जानते ही हो, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया लिखा जाता है ना वाक्य। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं तो मैं कर्ता, फुटबॉल, कर्म और क्रिया खेलता है। वह खाना खा रहा है, वह दिल्ली घूमने गया। इस प्रकार से तो कर्ता और क्रिया के मध्य जो शब्द आता है वह क्या होता है? कर्म होता है। तो ऐसा वाक्य जिनमें क्रिया के साथ क्या हो, ऐसा वाक्य क्रिया कैसे हो?
कर्म के सहित हो यानी कर्म के साथ हो तो सकर्मक क्रिया। और ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है नहीं या बिना। बिना ऐसा वाक्य जिनकी क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है या कर्म जुड़ा हुआ नहीं है, कर्म साथ नहीं है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना, काम या कार्य। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। किसी भी धातु में ना जोड़ दे तो एक सामान्य क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो वहां सकर्मक क्रिया। और जहां हमारा कर्म नहीं है क्रिया के साथ में, वहां क्या होती है? अकर्मक क्रिया। तो एक बार देखो, कुछ वाक्य दे रहा हूं मैं, आप लोग एक बार देखना। जैसे वह घूमने गया, वह घूमने गया। ठीक है। वह कर्ता हो गया, क्या हो गया? कर्ता। और घूमने गया ये क्या होगी? क्रिया। तो यहां कहीं मुझे एक बात बताओ, यहां कहीं कर्म है क्या? नहीं है ना, क्रिया और कर्ता है, तो इसका मतलब यहां क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ट्रिक्स बता देता हूं मैं, सीधी सी बात है। जो जितने भी कार्य होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक क्रियाएं, जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं जितनी भी स्वाभाविक यानी कि स्वभाव के द्वारा ऑटोमेटिक होने वाली क्रियाएं, जैसे बैठ गया, खड़े हो गया, दौड़ गया, तो ये क्या स्वाभाविक है? रोना, उठना, बैठना, जागना, खड़ा होना, ईर्ष्या करना, लोभ करना, सौपन देखना, चलना, बैठना, ये सभी के सभी क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे वह चल रहा है, वह चल रहा है, तो चलना क्या है? स्वाभाविक है। अब चाहे जब चलने लग जाते हो, चाहे जब आप खड़े हो जाते हो, चाहे जब आप लोग बैठ जाते हो। बात समझ में आ रही है ना? यदि एक दूसरी बात और ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, आप लोगों को जहां ऐसा महसूस हो, कैसा कि यहां वाक्य में यहां कोई भी कार्य, यहां कार्य किसी के द्वारा होने का बोध हो। बस ये लाइन ध्यान रखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कहीं पर भी ऐसा हो कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वह किसी के द्वारा होने का बोध करवा रहा है, तो वहां हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, स्वाभाविक ध्यान रखना। स्वाभाविक को मैं अपनी भाषा में कह सकता हूं ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया। मैं कह रहा हूं रोक के दिखाओ, नहीं रो सकते, नहीं, स्वाभाविक है। रोना आएगा तो ऑटोमेटिक आएगा, स्वाभाविक चीज है। अब चलते चलते ऑटोमेटिक कहते हो थक गए, बैठ जाते हैं, ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चल जाते हैं, चलते चलते पत्थर को लात की मारते हैं, नहीं मारते ना, चलते चलते दौड़ने लग जाते हो, ये स्वाभाविक है। आपको पानी में धक्का दे दी जाए, अपने हाथ हिलेंगे नहीं हिलेंगे ना, ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। पक्षी को फुर्र कर दो, पक्षी क्या करेगा? उड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो ये चीजें जो स्वाभाविक होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं। और कहीं पर आपको ऐसा लगे कि यह कार्य तो किसी के द्वारा हो रहा है, तो वहां सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब बता दीजिए, एक एक वाक्य आपके सामने है, तो आपको क्रिया पद छांटकर क्रिया भेद बताना। क्रिया के भेद में बता चुका हूं, अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। मैंने कहा बैठना, अब पालती मार रखा है, अब मान लो पालती को हटा दिया, वैसे बैठ गया, उकड़ू से बैठ गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ रही है समझ में? तो यही बात आपको समझनी है। ठीक है। हाँ, तो बैठना क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यहां पे क्या है? क्रियापद छांटकर, पहले तो क्रिया का पद छांटो, तो क्रिया क्या है? मारे बैठा, तो यहां क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी?
अकर्मक क्रिया हो गई यहाँ पर, ये हो गया मारे बैठना, तो क्या हो गई यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई। बोलो आया समझ में नहीं आया? उठ देखो एक बात ध्यान रखना, अकड़ना ऐसे करते हैं ना हम लोग, इस प्रकार से करते अकड़ते हैं, तो अकड़ना तुम उठते सुबह सुबह अकड़ते हो ऐसे इस प्रकार से। झगड़ना मन में आए जब झगड़ने लग जाते हो, मारना मन में आए जब किसी को मार देते हो। तो ये जो स्वाभाविक होती है ना ये चीजें, जिन्हें हमें मतलब कहते हैं ना कि हो जाती हैं, भाई हो गया मैं क्या करूं, बैठ गया मैं क्या करूं, मैंने तो खड़े होने नहीं कहा था, लेकिन वो उसने कहा कि थक गया इसलिए बैठ गया, मन में आया जब खड़ा हो गया। जैसे आप कहीं बैठे हुए हो, जैसे आप कक्षा में हो, अध्यापक आ रहा है तो तुम खड़े हो जाते हो, अध्यापक ने तुम्हें एक टांग पे खड़ा रखा, फिर मास्टर इधर उधर देखा तो आप कैसे गए, क्यों किया रे ऐसे, पैरों को वापस सीधे क्यों किया, गुरुजी थक गया था। तो ये क्या है, स्वाभाविक है आपका। तो बैठना क्या है, अकर्मक क्रिया। दूसरा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब उत्साह नहीं दिखाया, अब ये किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, अभी शांति से बैठा है, उत्साह दिखाया नहीं, तो सकर्मक क्रिया होगी। दिखाना, दिखाना क्या होती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो क्या होगी यहां पर, सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यानी ठाली बैठे हुए कुछ सोचना कार्य है या नहीं, कुछ सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं हाँ अब बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों को नेक्स्ट लेसन पढ़ाना है, सोच रहा हूं, ऊर्जा समाप्त हो रही है ना, मतलब मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। तो कार्य जहां होता है किसी के द्वारा, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, भी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब बताइए, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, बताओ जल्दी से, खरीदना ऑटोमेटिक है या तुमने कुछ कार्य किया है? कहोगे सर जी कार्य किया है, खरीदा है, पैसे दिए, लिए हैं, फिर रखे हैं, तो अरे कार्य किया है तो फिर क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट बताइए, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर जाग निकाला। पहले तो उनके सिर काटे, फिर उनको पकड़ा, आगे का सिर काट कर उसे ऐसे ऐसे किया। बोलो कार्य किया या नहीं किया? भाई कार्य किया है गुरुजी, तो कार्य किया है तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है तो बता देना, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बस आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। यानी कि तृष्णा के साथ, सतृष्ण से यानी साथ, तृष्णा के साथ आंखों से नमक मिर्च संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। यानी कि आंखें हैं, देखना, खीरे की ओर ही देखा है। वैसे तो हम कह सकते हैं भी देखना आपका अकर्मक है, कहीं पे भी देख सकते हो आप, कैसे मन में है आपका, लेकिन आपको पता है फिक्स मैं देख रहा हूं, खीरे के सामने आंखों को देख रहा हूं, ऐसे आंखें हैं, फिर मैं ऐसे घुमा लिया, क्यों भी, मैंने कुछ किया है कार्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, यानी आंखों के इन तृष्णा के साथ आ गया इसमें, स यानी साथ। वैसे देखना अकर्मक क्रिया होती है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, ये शब्द नहीं आता तो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता। तो अब क्या हो जाएगा, तृष्णा के साथ हो गया, मतलब सकर्मक क्रिया हो गई। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, थककर बैठ गए, लेट गए। तो बताइए लेटना क्या है? मन में आए जब लेट जाते हो, मन में आए जब बैठ जाते हो, मन में आए जब खड़े हो जाते हो। अरे स्वाभाविक है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, चाकू से जेब से चाकू निकाला, चाकू से जेब नहीं, जेब से चाकू निकाला, मैं चाकू निकाल रहा हूं, ये मान लो ये चाकू है, ये मेरी जेब में है, ठीक है, मैंने निकाला। बोलो कार्य किया या नहीं किया? किसी के द्वारा जहां कार्य किया जाता है, तो सर जी ने क्या बताया था बेटा, मैंने अभी क्या बताया था, सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई या नहीं आई?
आ गई। बस दो ये बैठना और लेटना, दो में अकर्मक और लगभग सभी में क्या है सकर्मक क्रिया हमारी। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को इस सेशन में बढ़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। देखो भाई, जितना समय पढ़ा रहा हूं मैं एक शब्द को कम से कम 2, 3, 4 बार रिपीट करता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुने और ध्यान से उनको पढ़ना और याद करने की कोशिश करना। मेरा उद्देश्य यही होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।